हेलो एवरीवन, दिस इज साजन गोयल। वेलकम बैक टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी आईएबीएफ सर्टिफिकेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास बैंक कंप्लायंस का पूरा कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड कराते हैं कंसेप्चुअल वीडियोस जो कि हिंदी और इंग्लिश के मिक्स में होती है। उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। हमारी क्लासेस बहुत इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं तो आप प्ले स्टोर से आईबीएफ लर्निंग सेंटर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एक आईओएस यूजर हैं तो आप माई इंस्टीट्यूट ऐप स्टोर से डाउनलोड करके हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल है, जिसके अंदर हम एग्जाम्स और क्लासेस के रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो भी वहां पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज डू ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं हमने पिछले पिछले सेशन में क्या क्या कवर किया था। हम कवर कर रहे हैं मॉड्यूल रेगुलेशन एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसके अंदर हमने अभी तक कवर किया है इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक्स, रोल ऑफ बैंक्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नीड फॉर रेगुलेशन। उसके आगे के टॉपिक्स आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक्स में हमने देखा कि बैंक्स क्या होते हैं, बैंक्स का मीनिंग क्या है, रेगुलेशंस क्यों चाहिए। उसके बाद हम आए बैंकिंग सेटअप इन इंडिया के अंदर, जिसमें हमने देखा कि ऑपरेटिंग एंटिटीज कौन होती हैं, रेगुलेटरी एंटिटीज कौन होती हैं, एंड टाइप्स ऑफ बैंक जो इंडिया के अंदर ऑपरेट करते हैं, जिसके अंदर हमने देखे पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक एक्सेट्रा। उसके बाद हम मूव गए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो था कि रोल ऑफ बैंक्स। रोल ऑफ बैंक्स में हमने सबसे पहले देखा स्टैंडर्ड एक्टिविटीज। स्टैंडर्ड एक्टिविटीज में आया कि डिपॉजिट्स लेना, पेमेंट्स करवाना, लैंडिंग एक्टिविटीज एक्सेट्रा। उसके बाद हमने देखा कि बैंक्स ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, अपने रोल्स को परफॉर्म करने के लिए कौन से चैनल्स यूज करता है, जहां जरूरत पड़ती है बैंक्स कौन से इंटरमीडिएटरीज को यूज करता है। उसके बाद हमने कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स देखे रोल ऑफ बैंक्स के रिलेटेड ही। देन हम मूव हुए अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट वाज इकोनॉमिक फंक्शंस। इकोनॉमिक फंक्शंस में हमने देखा कि बैंक मनी इशू करता है, सेटलमेंट ऑफ पेमेंट्स करता है, क्रेडिट इंटरमीडिएट होता है और क्रेडिट क्वालिटी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। उसके अलावा एसेट लाइबिलिटी मिसमैच, जो कि था कि बोरो शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है लेकिन लोन जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद हमने एक मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ बैंक देखा, दैट वाज मनी क्रिएशन। उसके बाद हम मूव हुए नीड फॉर रेगुलेशन के ऊपर। नीड फॉर रेगुलेशन में हमने सबसे पहले समझा कि रेगुलेशन होती क्या है। उसके अलावा हमने ये देखा कि रिस्क कौन से हैं जो बैंक फेस करता है, और उनको मिटिगेट करने के लिए ही हम रेगुलेशन लाते हैं। नीड फॉर रेगुलेशंस के अंदर हमने 8 पॉइंट देखे। उसके बाद हम मूव हुए इन रेगुलेशंस को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था। कल तक हमने ये सम अप करा। इसके बाद हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ बैंक रेगुलेशन। जनरल प्रिंसिपल ऑफ बैंक रेगुलेशन में मतलब कि बैंकिंग जो रेगुलेशंस है वो कौन से प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है मतलब कि जब बैंकिंग रेगुलेशंस को बनाया गया तो क्या क्या चीजें उन ध्यान में रखी गई। तो इसके अंदर हमने 3 पॉइंट्स कवर करे हैं। 3 पॉइंट्स क्या क्या है। एक तो मिनिमम रिक्वायरमेंट। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज सेम जो हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जो कि मिनिमम कैपिटल रेशियो बना के रखना। कैपिटल रेशियो मिनिमम बना के रखना क्यों जरूरी है, ताकि बैंक फाइनेंशियली स्टेबल रहे और बैंक अपनी वर्किंग को साउंडनेसली परफॉर्म करता रहे। मैंने कल भी एग्जांपल ली थी कि सपोज मैं एज अ डिपॉजिटर हूँ, अकाउंट में पैसा जमा करवाता हूँ, जब मुझे जरूरत होती है मैं निकलवाने जाता हूँ, अगर बैंक ने अपने पास एक मिनिमम रिजर्व रखा ही नहीं है तो बैंक ऑन डिमांड मुझे पेमेंट नहीं कर सकता। तो बैंक अपने रेगुलर जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। इसलिए मिनिमम कैपिटल रेशियोज की जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखने के लिए भी हम रेगुलेशंस लेके आते हैं। सेकंड जो प्रिंसिपल पे रेगुलेशंस बेस्ड होती हैं, दैट इज द सुपरवाइजरी रिव्यू। सुपरवाइजरी रिव्यू का मतलब कि एक रेगुलेटर है, बैंकिंग के केस में आरबीआई है। आरबीआई चाहता है कि वो बैंक्स को रेगुलेट कर सके, इसलिए वो उसको सुपरवाइज करता है। एक एक एक्टिविटीज आरबीआई सुपरवाइज करता है, और आरबीआई ही बैंक्स को लाइसेंस प्रोवाइड करता है। थर्ड, कुछ भी अगर बैंक के अंदर ब्रीच होती है, ब्रीच मतलब कुछ भी गलत होता है या कुछ भी है, बैंक आरबीआई ही उसके ऊपर डायरेक्शंस, पेनल्टीज या जो भी है वो लॉन्च करता है। तो आरबीआई काइंड ऑफ रेगुलेशंस के थ्रू सुपरविजन करना चाहता है। थर्ड इज मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन का मतलब कि मार्केट के अंदर बैंक की इमेज क्या है। उसके लिए जैसे हमने रेगुलेशन लेके आए कि जो भी बैंक अपनी इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसको पब्लिकली डिस्क्लोज करेगा। पब्लिकली डिस्क्लोज करने से क्या हुआ, जब इंफॉर्मेशन पब्लिक में जाएगी, पब्लिक उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके अपना एक व्यू बनाएगी कि क्या हम इस बैंक पे ट्रस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर बैंक ऑपरेशन करना चाहता है, प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो उसे अपना इमेज, मार्केट इमेज बहुत अच्छी बना के रखनी पड़ेगी, तो उसको एक डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा। इसलिए जब हम रेगुलेशंस लाए तो हमने ये भी ध्यान में रखा कि जो बैंक की मार्केट के अंदर इमेज है वो भी इंप्रूव हो, वो मेंटेन रहे या इंप्रूव हो, गिरे ना। सो दीज वर द जनरल प्रिंसिपल जिनके ऊपर रेगुलेशंस बेस्ड होती है। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैंक रेगुलेशंस। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या होता है कि जो बैंकिंग रेगुलेशंस है वो ले तो आए हम, बट
वो बैंकिंग रेगुलेशन काइंड ऑफ वर्क कैसे करती हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं बैंकिंग रेगुलेशंस को वर्क करवाने के लिए। उसके अंदर जो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट है दैट इज द कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिक्वायरमेंट जैसे हमने कल भी पढ़ा, बेसल के बेसल एकर्ट्स दैट वाज की एक मिनिमम तुम्हें रिजर्व रखना पड़ेगा बैंक को। बेसल एकर्ट्स थे जो वो बेसल कमेटी की सुपरविजन के अंदर बनाए गए थे 1988 के अंदर, जो ये फर्स्ट टाइम बने थे। उसके बाद ये इंप्रूव होते गए, इनके अंदर काफी चीजें ऐड हुई। आज का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है, क्योंकि आज के स्ट्रक्चर को हमने बहुत रिस्क सेंसिटिव बना दिया गया। हमारा जो बैंकिंग रेगुलेशन का जो प्रॉपर फोकस था वो था कि रिस्क को कम से कम किया जा सके। इसलिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का जो लेटेस्ट फ्रेमवर्क है उसके अंदर हम लेके आए रिस्क सेंसिटिविटी, कि जितना ज्यादा रिस्क उतनी ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिससे क्या होगा कि रिस्क मिटिगेट हो सकता है। इसी के करके जो आज का स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है, जो कि हमने डी पॉइंट में कवर करा। सेकंड पॉइंट इज रिजर्व रिक्वायरमेंट। रिजर्व रिक्वायरमेंट इज जस्ट लाइक कैपिटल रिक्वायरमेंट, की बैंक को अपने पास कुछ रिजर्व रखना है। जैसे इंडिया के अंदर यूज होता है एसएलआर, सीआरआर। और ये बैंक्स को मिनिमम रिजर्व्स किस पे बना के रखना है, सपोज बैंक के पास जितने टोटल डिपॉजिट्स आते हैं, लाइक बैंक के पास, कल वाली एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, बैंक के पास एक 100 रुपीज अगर किसी ने डिपॉजिट करवाए हैं, एंड सपोज सीआरआर या एसएलआर जो भी है 10% है, तो बैंक को 100 में से 10% अपने पास एज अ रिजर्व रखना है। पुराने टाइम्स में क्या होता था, रिजर्व्स जैसे आजकल तो जैसे 100 रुपीज का आया है तो उसका हमने 10 रुपीज अपने पास रिजर्व रख लिया। पुराने टाइम्स के अंदर जो ये रिजर्व था, रिजर्व पैसे की जगह पे गोल्ड कॉइन्स रख लिए, सेंट्रल बैंक के नोट्स रख लिए, फॉरेन करेंसी रखी जाती थी जो ज्यादा रिलायबल होती थी। लेकिन आज हम बेसिक उस पर शिफ्ट हो चुके हैं कि जितना पैसा आया है उसका कुछ परसेंटेज या कुछ जो भी रेशो हमने डिसाइड करी है, आरबीआई ने डिसाइड करी है, वो हम एज अपने पास रिजर्व रिजर्व रख लेते हैं। इसके अंदर जो थर्ड पॉइंट आता है दैट इज द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझने से पहले हम ये समझते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब कि एक एंटिटी है, एंटिटी का ऐसा सिस्टम या रूल्स जो भी उस पर लगते हैं जिससे वो चलती है, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। द एग्जैक्ट डेफिनेशन इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द सिस्टम ऑफ रूल्स प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेस बाय अ कंपनी इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। कि कंपनी की क्या डायरेक्शन होगी, कंपनी कैसे वर्क करेगी, कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी क्या नहीं कर सकती, दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बैंक्स के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों लाया गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसका जो मेन फोकस था या मेन इससे जो बेनिफिट हुआ वो ये हुआ कि हम जो हायर मैनेजमेंट है उसको अकाउंटेबल कर पाए। सपोज हम अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाते ही ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता ना, तो हम एटलीस्ट ये तक डिसाइड ना कर सकते थे कि हायर मैनेजमेंट कौन है। अकाउंटेबल करने की तो बात ही दूर की है। उसके अलावा जो आज बैंक्स हैं, बैंक छोटे नहीं रहे हैं, देयर इज अ हेड ऑफिस, उसके आगे रीजनल ऑफिस, उसके आगे ब्रांच ऑफिस, एंड एक रीजनल ऑफिस बहुत सारे हैं, उसके आगे ब्रांचेस बहुत सारी हैं, उसके आगे बैंक की सब ब्रांचेस तक होती हैं। तो सबको कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया। उस इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को ही प्रोवाइड करने की प्रोसेस को ही काइंड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहा जाता है। ठीक है, तो सम ऑफ रिक्वायरमेंट्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्या है। जैसे कि हमने कल पढ़ा कि प्राइवेट, जब हम पढ़ रहे थे कि प्राइवेट बैंक्स में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि ये बैंक जनरली क्या होता है, एज अ पब्लिक लिमिटेड, एज अ लिमिटेड कंपनी अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। दैट वाज अ रिक्वायरमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि जो भी एक बैंक होगा, ना वो इंडिविजुअल हो सकता है, ना वो पार्टनरशिप हो सकता है, ना वो अनइनकॉर्पोरेटेड आइडेंटिटी हो सकता है, बट उसको एक बॉडी कॉर्पोरेट होना पड़ेगा। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एक कंपनी की तरह खुद को रजिस्टर कराना पड़ेगा। उसके अलावा सेकंड चीज हो सकती है कि जो एंटिटी है वो इंडिया के अंदर ही इनकॉर्पोरेट हो, जैसे लाइक कि फॉरेन ब्रांचेस थे, उनका हेडक्वार्टर बाहर है, लेकिन अगर उनको इंडिया पे वर्क करना है, इंडिया में ऑपरेशंस करने हैं, तो उन्हें यहाँ के इंडिया के अंदर भी एज अ इंडियन एंटिटी भी खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा और इनकॉर्पोरेट करवाना पड़ेगा। थर्ड रिक्वायरमेंट इज कि उस एंटिटी के अंदर एक मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए। ये रूल क्यों लाके आया गया, सपोज एक बहुत बड़ी एंटिटी है जिसको सिर्फ दो इंसान संभाल रहे हैं, वहां गलती होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि काम बहुत ज्यादा और हायर मैनेजमेंट बहुत छोटी है। तो हम एक मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट ला देते हैं कि लाइक सपोज मिनिमम 10 डायरेक्टर्स होने ही चाहिए एक बैंक के अंदर। उससे क्या होगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो 10 लोगों के अंदर डिवाइड होगी, जिससे कंट्रोल इजिली किया जा सकता है, उसको रेगुलेट इजिली किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट इज, हम एंटिटी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लेके आएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लेके आने का मतलब, लाइक ऐसा नहीं होगा कि बैंक को सिर्फ एक ही पर्सन कंट्रोल कर रहा है, लाइक सीईओ ही कंट्रोल करे।
हमने हर फंक्शन के लिए, हर पार्ट्स के लिए ऑफिसर्स बांट देने हैं। लाइक जो मेन होगा सीईओ होगा, जो मार्केटिंग संभालेगा वो मार्केटिंग ऑफिसर, जो फाइनेंस संभालेगा दैट विल बी सीएफओ। उसके अलावा जो कंपनीज एक्ट की या कुछ भी लॉज एंड रेगुलेशंस को देखेगा, हम एक सीएस अपॉइंट कर सकते हैं, एक सीए अपॉइंट कर सकते हैं, ऑडिटर होगा। इससे क्या होगा, हर फंक्शन के लिए अलग ऑफिसर होने का बेनिफिट क्या होगा कि हर एक तो हर फंक्शन अच्छे से परफॉर्म हो सकेगा। सेकंड, हम हर हर ऑफिसर को अकाउंटेबल ठहरा सकेंगे कि अगर सपोज फाइनेंस डिपार्टमेंट में कुछ वीकनेस है तो हमें पता है कि सीएफओ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो अगर कुछ भी गलती है, कुछ भी हमने डिस्कस करना है, कुछ भी इंप्रूवमेंट करानी है, हम डायरेक्ट सीएफओ से जाकर डिस्कस कर सकते हैं। ओके। फिफ्थ रिक्वायरमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बेसिकली कंपनी के अंदर यूज होते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर सेट ऑफ रूल्स या स्ट्रक्चर लिखा होता है कि हाउ विल अ कंपनी वर्क एंड कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी क्या नहीं कर सकती। जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो बोर्ड द्वारा अप्रूव किया जाता है। जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनका एक बोर्ड होता है जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अप्रूव करते हैं। उसके अंदर उसके अंदर जब भी बैंकिंग के अंदर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अप्रूव किए जाते हैं, उसमें ये देखा जाता है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो अपने पर्टिकुलर जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में वर्क करें, ना कि खुद के बेस्ट इंटरेस्ट में वर्क करें। सो जो भी क्लोजेस उसके अंदर ऐड किए जाते हैं, जो भी वर्क्स ऐड किए जाते हैं, वो ये देखा जाता है कि वो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में होने चाहिए। सो दीज वर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हमारा जो फोर्थ पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का मतलब, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है हम उसको रिपोर्ट कैसे करेंगे। लाइक अगर हम बहुत बेसिक अकाउंटिंग की लैंग्वेज में समझे तो जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है उसको हम प्रेजेंट कैसे करते, ट्रायल बैलेंस ले लो या अकाउंट्स ले सकते हैं, उसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं एट द एंड, या बैलेंस शीट की फॉर्म में एंड प्रॉफिट एंड लॉस की फॉर्म में। बट वो बैलेंस शीट भी कैसे बनेगी, किस फॉर्मेट में होगी, प्रॉफिट एंड लॉस किस फॉर्मेट में होगा, उसकी उसके लिए स्टैंडर्ड फिक्स होते हैं जिसको हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। तो सेम इन केस ऑफ बैंक, बैंक की भी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको किस वे में प्रेजेंट करना है, कैसे इशू करना है, उसके भी कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं। सबसे पहली जो हम एक एक करके वो गाइडलाइन देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट इज कि हमने ऊपर देखा था कि बैंक्स हैं उनको अपनी मार्केट इमेज इंप्रूव करनी है, और बैंक को जो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन है वो मार्केट के अंदर डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। अगर बैंक को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन मार्केट के अंदर डिस्क्लोज करनी है तो उसे ये देखना पड़ेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है वो सही होनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास दो रेगुलेटर्स हैं, सेबी एंड आरबीआई। आरबीआई है जो वो बैंकिंग प्रोस्पेक्टिव से रेगुलेशंस बनाता है। सेबी उन बैंक्स के ऊपर रेगुलेशंस बनाता है जो लिस्टेड है। लिस्टेड कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। जो भी बैंक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उनको सेबी की रेगुलेशंस को भी मानना पड़ता है। और जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है उन्हें अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो पब्लिकली डिस्क्लोज करनी ही पड़ती है। सेम गोज विद द बैंक। अगर एक बैंक जो पब्लिकली लिस्टेड है उसे अपनी इंफॉर्मेशन पब्लिकली डिस्क्लोज करनी ही पड़ेगी। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर बैंक है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक पब्लिक सेक्टर का बैंक आ जाता है जो कि स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। ये अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्वार्टरली, एनुअली, हाफ ईयरली पब्लिश करते हैं। उसके अंदर उसके अंदर भी सेबी ने कुछ रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं कि जब आप अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इशू करोगे तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जैसे कि गाइडलाइंस जो इशू की हैं वो किस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसे प्रिपेयर होंगी, कैसे ऑडिट होंगी, किस तरीके से पब्लिक पब्लिक होंगी या पब्लिश की जाएंगी, हर चीज की गाइडलाइंस अलग से बनाई हुई हैं। सेबी ने एक ये भी करा है कि डायरेक्टर्स हैं वो ये अटेस्ट करें। अटेस्ट करने का मतलब है कि वो लाइक साइन करें या प्रूफ दें कि जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की गई है वो एक्यूरेट है। इससे होगा कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत निकलती है तो डायरेक्ट हम डायरेक्टर्स को लाइबल या अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। इससे होता क्या है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अगर बैंक की या किसी भी कंपनी की मार्केट के अंदर पब्लिकली दिखाई जाती है तो एक ट्रांसपेरेंसी आती है और अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है। उसके अलावा एक जो पॉइंट आता है कि एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर इंटरनल एक रिपोर्ट जरूर होनी चाहिए जिस रिपोर्ट का नाम है रिपोर्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल। तो एक क्वेश्चन होता है इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल इज बेसिकली सेट ऑफ रूल्स जो एक एंटिटी के इंटरनल वर्किंग के लिए बनाए जाते हैं। लाइक एक बैंक की एग्जांपल लेते हैं।
बैंक के एग्जांपल के अंदर हमने सपोज एक पर्सन है, उसको अपना अकाउंट खुलवाना है। अकाउंट खुलवाने के लिए उसकी गाइडलाइंस है कि उसको पहले एक फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म के साथ उसको अपने अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स देने होंगे उनकी 2 कॉपीज देनी है, 1 कॉपीज देनी है, अपनी फोटोग्राफ देनी होगी, साइन करने होंगे अलग अलग जगह पे। दैट इज अ सेट ऑफ रूल्स टू ओपन एन अकाउंट। वो सेट ऑफ रूल्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, दैट इज द इंटरनल कंट्रोल ऑफ अ एंटिटी। सो इंटरनल कंट्रोल को फॉलो हुए या नहीं हुए, जब भी ऑडिट होगा, जो भी ब्रांच का ऑडिटर या बैंक का स्टैट्यूटरी ऑडिटर होगा, जिसको सेंट्रल सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोलते हैं, उसको ये रिपोर्ट और इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ साथ देनी पड़ेगी। इंटरनल कंट्रोल की रिपोर्टिंग जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर एक एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल वीक है तो उसके अंदर गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं, और वहीं अगर उसके इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो वहां गलती होने के चांसेस कम है। इसलिए रिपोर्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल सेबी जरूर से लेती है। बैंकिंग ऑडिट के अंदर एक स्पेशली जब हम बैंक्स की बात करते हैं, एक रिपोर्ट जाती है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, जिसको शॉर्ट में LFAR बोलते हैं, या कई लफार भी बोल देते हैं। लफार इज बेसिकली अ क्वेश्चन है जिसके अंदर a lot of question are majorly depend upon the internal control, that if internal control is being followed or not. So हमने ये 4 पॉइंट्स देखे। 4 पॉइंट्स के अंदर हमने ये देखा कि बैंक रेगुलेशंस इन इन तरीकों से करी जा सकती हैं। That these 4 points were the instruments and requirements of the bank regulation. Let's move to our next topic, जो कि है रोल ऑफ रेगुलेटर। सबसे बड़ा रोल ऑफ रेगुलेटर समझने से पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज अ रेगुलेटर। रेगुलेटर इज बेसिक, लाइक हम किचन की एग्जांपल लेते हैं। किचन में हमारा सिलेंडर होता है, जिसको जो सिलेंडर के ऊपर रेगुलेटर लगा होता है। रेगुलेटर का काम क्या है? स्टोव तक कितनी गैस आ रही है उसको कंट्रोल करना। हम उसको बड़ा ऑन ज्यादा ऑन करेंगे तो गैस ज्यादा आएगी, कम करेंगे कम आएगी। सेम रेगुलेटर का काम क्या हुआ? एक प्रोसेस को कंट्रोल करना। फॉर अ बैंकिंग, अगर हम बैंकिंग परस्पेक्टिव से देखें तो बैंकिंग रेगुलेटर का काम क्या हुआ? बैंक्स के जो ऑपरेशंस है उसको कंट्रोल करना। सिंपल बेसिक डेफिनेशन। एडवांस डेफिनेशन हम आगे देखेंगे। सो एक रोल ऑफ रेगुलेटर क्या हुआ? रेगुलेटर देख लिया होता क्या है, रेगुलेटर के रोल्स क्या क्या हैं। सो सबसे पहला रोल है स्टैंडर्ड सेट करना। स्टैंडर्ड्स क्या हुए? एक हमने एक मिनिमम बार लगा दी कि अगर एक परफॉर्मेंस है तो वो एटलीस्ट इस लेवल तक होनी चाहिए। ये हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड है। अगर परफॉर्मेंस इससे डाउन जाती है तो हम उसका कारण देखेंगे कि परफॉर्मेंस डाउन क्यों गई, और उसको हम मिटिगेट करेंगे, उसको कम करेंगे, ताकि हम वापस नॉर्मल स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस पर आ जाए। वहीं अगर हमारी जो परफॉर्मेंस है वो नॉर्मल स्टैंडर्ड से ऊपर जाती है, नॉर्मल स्टैंडर्ड से ऊपर जाती है, तो हम ये देखेंगे कि ऐसा क्या कारण हुआ कि जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ गई, ताकि हम जो अपना नॉर्मल स्टैंडर्ड है उसको ही बढ़ा सके, ताकि हम हायर स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस अचीव कर सकें। स्टैंडर्ड सेट कैसे किए जा सकते हैं? एक्सपीरियंस के बेसिस पे। सो लर्निंग बाय एक्सपीरियंस एक वर्ड यूज किया गया स्टैंडर्ड सेटिंग के अंदर। उसके बाद स्टैंडर्ड्स जो सेट किए हैं उनको इन्फोर्स करवाना। इन्फोर्स करवाने का मतलब क्या होता है? कि ये देखना कि क्या वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वर्किंग हो रही है या नहीं हो रही है। थर्ड इज, आपने स्टैंडर्ड्स बनाए, उनको इन्फोर्स कराया, एक सिस्टम डेवलप हो गया, वो सिस्टम वैसे ही चलता रहे, इस चीज के ऊपर कंट्रोल रखना। फोर्थ पॉइंट इज मार्केट डेवलप करना। मार्केट डेवलप करना जैसे सपोज लाइक पहले क्या होता था, बैंकिंग सिस्टम था जो अर्बन एरियाज तक लिमिटेड था। देन RBI, हमारा जो रेगुलेटर, उसने देखा कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो रूरल एरिया तक तो पहुंचा ही नहीं है, वो एक मार्केट है जो खाली पड़ा है, अनएक्सप्लोर्ड है। तो उन्होंने RRBs लेके आए, रूरल बैंक्स, जो एग्रीकल्चर बेसिस थे, जो रूरल एरियाज में वर्क करते थे। उन्होंने वो एक मार्केट डेवलप करा। उस डेवलपमेंट के बाद क्या हुआ, जो कमर्शियल बैंक्स थे, इवन प्राइवेट बैंक्स तक भी आज रूरल एरियाज में पहुंच चुके हैं। सो दिस वाज द रोल ऑफ रेगुलेटर, जो हमने मोटा मोटा देखा। इसको सम अप करने के लिए रोल ऑफ रेगुलेटर इज बेसिकली स्टैंडर्ड्स बनाओ, स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करो, स्टैंडर्ड्स एनफोर्स होने के बाद एक सिस्टम बन गया, उस सिस्टम को सुपरवाइज करो ताकि उसको कंट्रोल करा जा सके। फोर्थ पॉइंट इज, जो एरियाज अनएक्सप्लोर्ड है या जहां मार्केट डेवलप की जा सकती है वहां मार्केट को डेवलप करो। ओके। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद ये हमने देखा मोटा मोटा। उसके बाद हम कुछ देखते हैं फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के यूनिवर्सल फंक्शंस। यूनिवर्सल फंक्शंस आर दोस फंक्शन जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चलते हैं। सो इसके अंदर हमने जो कवर करे हैं वो 10 फंक्शंस कवर करे हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला इस प्रूडेंशियल रेगुलेशन। प्रूडेंशियल रेगुलेशन मतलब ध्यान रख के रेगुलेशंस करना,
ताकि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सेफ और साउंडली अपना वर्क कर सके। सेकंड इज, जो हमारा पेमेंट सिस्टम है वो स्टेबल रहे और उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। इंटीग्रिटी मेंटेन रहने का मतलब है कि लोगों को उस पर ट्रस्ट बना रहे। लाइक पेमेंट, अगर ए पेमेंट कर रहा है बी को, तो वो डायरेक्ट बी को जाए, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे, और जब वो पेमेंट करे वो पेमेंट हो जाए। ये ना हो कभी सर्वर डाउन है कभी कुछ है, वो नहीं होना चाहिए। उसकी स्टेबिलिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लाइक जो रेगुलेटर्स हैं उनका काम क्या है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स, एनबीएफसी, उनकी सुपरविजन करना। जो रेगुलेटर है इनकी सुपरविजन करे। फिफ्थ पॉइंट इज कंडक्ट ऑफ बिजनेस सुपरविजन। एक हुआ कि फोर्थ पॉइंट इज कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेशन। बिजनेस बिजनेस के ऊपर रेगुलेट करना कि लाइक अगर एक बैंक है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, जो भी अपने बिजनेसेस परफॉर्म कर रहा है वो जिस स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, जो रूल्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करे। बिजनेस सुपरविजन, जो बैंक रेगुलेशंस परफॉर्म कर रहा है उसको सुपरवाइज करते रहना। सिक्स पॉइंट इज सेफ्टी नेट अरेंजमेंट्स। सेफ्टी नेट अरेंजमेंट्स मतलब अगर सपोज एक बैंक है वो किसी क्राइसिस में पड़ जाता है, उसको इमीडिएट पैसे की जरूरत है, इमीडिएट उसको लिक्विडिटी चाहिए, तो उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, फंड्स प्रोवाइड करना। एक हम आगे जाके एक रेगुलेटर का रोल पढ़ेंगे, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट मोटा मोटा क्या होता है कि सब कुछ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो किसके पास जाएं जो हमारा हल निकाल सकता है। सब गंदे लग चुके हैं, बट कौन है जो निकाल के ला सकता है, दैट इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, जो एक सेंट्रल बैंक होता है या जो बेसिकली रेगुलेटर होता है। जी पॉइंट इज लिक्विडिटी असिस्टेंस। वही कि अगर किसी को अगर कोई बैंक है उसके उसको इमीडिएट बेसिस पे कैश चाहिए या इमीडिएट बेसिस पे लिक्विडिटी चाहिए, वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा मार्केट से, तो उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। इंसॉल्वेंट इंस्टीट्यूशंस, अगर कोई बैंक है या कोई भी इंस्टीट्यूशन, हम यहाँ बैंक नहीं लेके चल रहे हैं, हम कोई एंटिटी लेके चल रहे हैं। अगर कोई एंटिटी है, सपोज वो इंसॉल्वेंट हो जाती है, उस इंसॉल्वेंट हो जाने का मतलब होता है बैंकरप्ट हो जाना। अगर वो एक बैंकरप्ट हो गई है तो उसको कैसे हैंडल करना। अगर एक एंटिटी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो उसके जो कस्टमर्स हैं, जो ओनर्स हैं, वो एक क्राइसिस में आ जाते हैं, उसको कैसे हैंडल करना। अगर कुछ क्राइसिस होता है, कुछ भी इशू आता है, सपोज लाइक एक हम एग्जांपल लेते हैं यस बैंक की। जैसे यस बैंक के अंदर क्राइसिस आया, एक फ्रॉड पकड़ा गया, ठीक है, क्राइसिस आई, आरबीआई आया, आरबीआई ने पेमेंट्स रोक दी कुछ टाइम के लिए कि आप इससे ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते ताकि बैंक स्टेबल रहे। क्राइसिस के टाइम में आरबीआई ने हेल्प करी। उसके बाद हुआ क्या, यस बैंक में जब फ्रॉड पकड़ा गया उसके शेयर्स की वैल्यू एकदम से डाउन आई। क्यों आई? क्योंकि मार्केट के अंदर यस बैंक की क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो गई, हम उस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उस इश्यूज को कैसे हैंडल करना, दैट इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटर, दैट इज ऑल्सो अ रोल ऑफ रेगुलेटर। सो ये हमने 10 रोल्स पढ़े ऑफ यूनिवर्सल फंक्शंस ऑफ अ फाइनेंशियल रेगुलेटर। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रेगुलेटरी मॉडल्स। अब तक हम अपने 5 टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज हमने 2 टॉपिक्स कवर करे अभी तक। फर्स्ट वन वाज इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैंक रेगुलेशन, जिसके अंदर हमने 4 पॉइंट्स देखे, जो कि थे कैपिटल रिक्वायरमेंट, रिजर्व रिक्वायरमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। उसके बाद हमने देखा रोल ऑफ रेगुलेटर्स। रोल ऑफ रेगुलेटर्स में हमने 2 पॉइंट्स कवर करे, एक तो बेसिक रोल्स क्या है, उसके बाद यूनिवर्सल फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेटर्स क्या होते हैं। अब हम अपने 6 टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज द रेगुलेटरी मॉडल्स। रेगुलेटरी मॉडल्स बेसिकली क्या होते हैं? रेगुलेटरी मॉडल्स की जो रेगुलेशन है वो किन किन मॉडल्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। सो एक सपोज जो बैंकिंग है, बैंकिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉडल है। कॉम्प्लेक्स मॉडल क्यों है? क्योंकि बैंक, जैसे हमने भी डिस्कस करा कि बैंक्स के अंदर एक हेड ऑफिस होता है, फिर रीजनल ऑफिस होता है, रीजनल ऑफिस के बाद ब्रांचेस आती हैं, सब ब्रांचेस आते हैं, उसमें मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। तो एक इतनी बड़ी एंटिटी है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। कंट्रोल करना मुश्किल है तो उसके लिए जो रेगुलेशन है बनाना, दैट इज ऑल्सो विल बी अ कॉम्प्लेक्स टास्क। उसके अलावा क्या है कि हाई अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी इज इन्वॉल्व। बैंक की इतनी ज्यादा ब्रांचेस हैं, और उसके बाद बैंक हर जगह फिजिकल अवेलेबल है, तो हर जगह की इंटेग्रिटी मेंटेन है ना, हर जगह पे जो फंक्शन है वो प्रॉपरली हो रहे हैं नहीं हो रहे, उन चीजों को थोड़ा रेगुलेट करना काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बट फिर भी अलग अलग जो कंट्री है वो अलग अलग मॉडल्स यूज करता है। हम कुछ मॉडल्स हैं डिस्कस करते हैं अभी वन बाय वन। सो सबसे पहला इज रेगुलेशन बाय ऑब्जेक्टिव। रेगुलेशन बाय ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? अगर हम इसको जस्ट नाम को ही हम अगर नाम से ही समझे, दैट इज रेगुलेशन बाय ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू रेगुलेट करना।
ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू रेगुलेट करने से पहले हम समझते हैं कि ये एक नई अप्रोच है। हम ये समझते हैं कि पुराना सिस्टम क्या होता था। पुराना सिस्टम क्या होता था कि लाइक रेगुलेट करना है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बैंक की एग्जांपल, कंपनी की एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक कंपनी ने प्रोडक्शन करनी है, कंपनी ने सामान सामान बनाना है कुछ। तो मैंने क्या करा, मैं ओनर हूँ, मैंने आके सीधे उसके अंदर वो लिख दिए, रूल्स बना दिए कि इतने से इतने बजे तक काम होगा, ये से ये काम होगा, ये यहाँ से सामान आएगा। सेट ऑफ रूल्स मैंने प्रोवाइड कर दिए। उससे होता क्या है कि एक तो जैसे जैसे सपोज जैसे जैसे मैं डेवलप होऊंगा या मेरी कंपनी डेवलप होगी, तो जो पुराने सेट ऑफ रूल्स है वो तो वेस्ट हो जाएंगे। लाइक पहले मैं एक छोटी कंपनी मेरी कंपनी बहुत छोटी थी। मैं सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक काम करता था, मेरा काम हो जाता था, कोई काम एक्स्ट्रा नहीं बचता था। लेकिन अब मैं वो कंपनी मैंने अपनी बहुत बड़ी कर ली। अब मैं अगर सेम टाइमिंग पे वर्क करूंगा तो मेरा काम ही नहीं पूरा होगा। मुझे अपनी कंपनी को रन करना पड़ेगा 24/7। ओके। तो उससे क्या हुआ, एक पुराने रूल्स खत्म हो गए। सेकंड चीज क्या होती है, अगर मैंने एक एक वर्ड यहाँ यूज किया है, चेकलिस्ट मेंटेलिटी। चेकलिस्ट मेंटेलिटी क्या होती है? चेकलिस्ट मेंटेलिटी के अंदर हम आ जाते हैं अगर हम डायरेक्ट सिर्फ रूल्स पर जाते हैं। चेकलिस्ट बेसिकली क्या होता है, मैंने रूल्स लिख दिए, उनके आगे मैंने एक बॉक्स बनाया, अब मैंने ये देखा कि ये टिक हो रहा है या नहीं हो रहा। इससे हो दैट इज कॉल्ड अ चेकलिस्ट। हम चेकलिस्ट मेंटेलिटी में चल जाते हैं, मतलब मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ नहीं हुआ मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरे सिर्फ रूल्स फॉलो होने चाहिए। उससे क्या होता है, एक तो क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, रिजिडिटी आ जाती है। जब भी बिजनेस के अंदर रिजिडिटी आएगी, किसी भी बिजनेस में, चाहे वो बैंक हो चाहे भी कोई फैक्ट्री हो, रिजिड आने के करके एक तो एम्प्लॉयज की मोटिवेशन कम होगी। सेकंड थिंग, प्रॉफिटेबिलिटी कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए एक न्यू अप्रोच आई, रेगुलेशन बाय ऑब्जेक्टिव। रेगुलेशन बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या कहती है कि हम डायरेक्ट रूल्स नहीं लिखते हैं। हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड रेगुलेशन लाते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड रेगुलेशन का मतलब हम क्या करते हैं, हम ना गोल्स और आउटकम सेट कर देते हैं कि लाइक मुझे ना इतना प्रॉफिट कमाना है, या मुझे इतने कस्टमर्स ऐड करने हैं, मुझे इतने कस्टमर्स के अकाउंट खोलने हैं, मुझे इतने क्रेडिट कार्ड्स बेचने हैं, इतने लोन्स बेचने हैं। और मैनेजर्स या जो भी एंटिटीज वर्क कर रही हैं, उनको मैंने फ्लेक्सिबल कर दिया कि मैंने तुम्हें टारगेट्स दे दिए, तुम अपने अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हो। दैट इज वो तुम्हारे ऊपर है, तुमने कैसे अचीव करना है। मैंने जस्ट तुम्हें टारगेट्स दिए हैं। तुम उससे क्या होगा, कोई रिजिड अप्रोच नहीं है, लोग क्रिएटिव होंगे, ज्यादा काम होगा, अपने अपने अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, मोटिवेशन बढ़ेगा। दैट इज कॉल्ड रेगुलेशन बाय ऑब्जेक्टिव। बट इस अप्रोच का एक नुकसान ये है कि अगर हम किसी को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं तो वो पर्सन उस चीज को बहुत इजीली एक्सप्लॉइट कर सकता है। अगर हम इस अप्रोच को एक्सप्लॉइट करेंगे तो हो सकता है कि ये कहीं जगह पे सुटेबल ना रहे। सो इट वाज वन ऑफ अ मॉडल दैट कुड बी यूज, दैट इज रेगुलेशन बाय ऑब्जेक्टिव। आग धीरे धीरे देखते हैं हम अगला जो है, कि इसके अंदर हमने देखा कि इसकी जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि गोल हमने रूल्स एज इट इज तो ड्रॉन किए नहीं है। तो जो अगर हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव देते हैं, रूल्स ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं उसकी एक्सप्लोरेशन की जाती है। उसको मिटिगेट करने के लिए हम मूव हुए सेकंड मॉडल पे, दैट इज द फंक्शनल रेगुलेशन। फंक्शन रेगुलेशन क्या कहता है, जैसे जैसे था रेगुलेशन बाय ऑब्जेक्टिव इज ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे रेगुलेशन, फंक्शन रेगुलेशन इज फंक्शंस के बेसिस पे रेगुलेशन। फंक्शंस के बेसिस पे रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ कि लाइक एक बैंक है, वो काफी सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। जैसे कि बैंक कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, लोन, अकाउंट, कैश, एंड फोर्थ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड्स। उसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं हम इंश्योरेंस, एक हम लेते हैं म्यूचुअल फंड्स। एक बैंक के अंदर हमने मोटा मोटा ये देखा कि ये वर्क कर ये काम होता है, लोन, अकाउंट, कैश, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स। ये फंक्शन एक बैंक परफॉर्म करता है। तो हम जो रेगुलेशंस लाएंगे ना, हर एक फंक्शंस के बेसिस पे लाएंगे कि लोन किसी को डिसबर्स करना है, क्या क्या रेगुलेशंस होंगी, अकाउंट खोलना है, क्या क्या रेगुलेशंस होंगी, किसी ने कैश विड्रॉ कराना है, कैश डिपॉजिट करना है, क्या क्या रेगुलेशंस होंगी। सेम गोज फॉर क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। इससे होगा क्या, हर फंक्शन को रेगुलेट किया जा सकेगा। हर एक फंक्शन को रेगुलेट करने से क्या होगा, उसको हम माइनर माइक्रो लेवल तक जाके जब रेगुलेट करते हैं तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। उसके अलावा इसके अंदर हम ये भी इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो रेगुलेशंस हैं वो लोग, जैसे बैंक हमने देखा
हेड ऑफिस, आगे ब्रांचेस, सब ब्रांचेस। तो रेगुलेशन है वो हर जगह पे होना है, हेड ऑफिस पे भी होना है, नीचे भी होना है। तो हमने फंक्शंस बांट दिए कि तू ये कर रहा है, इस ये रेगुलेशन फॉलो कर, तू ये कर रहा है, तू ये रेगुलेशन फॉलो कर। उसके अलावा जैसे कि बैंक्स आजकल इंश्योरेंस, और हमने देखा है लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो बैंक्स हैं उन्होंने मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करा। खुद को अडेप्ट करने के साथ साथ उन्होंने क्या करा, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस जैसे कुछ सब प्रोडक्ट्स क्रॉस सेलिंग के थ्रू बेचने शुरू करे। अब म्यूचुअल फंड्स के ऊपर अलग लो लगता है, इंश्योरेंस के ऊपर अलग लो लगता है। तो उनको कैसे कंट्रोल करना है, उनके फंक्शंस के बेसिस पे हमने कुछ रेगुलेशंस बना दी, जो जो कि फंक्शन रेगुलेशन मॉडल का एक पार्ट थी। उसके अलावा हम आजकल इन्वायरमेंटल सेफ्टी के ऊपर काफी बात हो रही है। हम चाहते हैं कि जो बैंक्स हैं वो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के लिए हमने एक अलग ऑफिसर बना दिया, अलग रेगुलेशन ले आए कि ये रेगुलेशन है जो सिर्फ इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स पे लगती है। इससे क्या हुआ, सारे फंक्शंस रेगुलेट हो गए। थर्ड इज इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन। इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन का क्या मतलब है, इंस्टीट्यूशनल रेगुलेशंस के अंदर सबसे पहले हम ये देखते हैं जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, किसी भी एंटिटी का इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, क्या वो प्रेजेंट मार्केट सिनेरियोज के अकॉर्डिंग वैलिड है या नहीं है, सुटेबल है या नहीं है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर का मतलब सिंप्लीफाई करें तो ये होता है कि वो अगर एक एंटिटी है वो किस अकॉर्डिंग बनी हुई है, लाइक ए कंपनी। कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, आगे सीएफओ, सीईओ, एमडी एटसेट्रा, दैट इज द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। आजकल ग्लोबल इकोनॉमी में क्या हो रहा है कि काफी बैंक्स हैं जो अपने एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से खुश नहीं है, क्योंकि मार्केट कंडीशंस ही ऐसे हो चुके हैं, तो वो उसको चेंज कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल जो रेगुलेशंस है वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसी पे फाइनेंशियल सिस्टम डिपेंड करता है। फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है। अगर फाइनेंशियल सिस्टम सही है तो हमारी जो इकोनॉमी है वो एफिशिएंट होगी और स्टेबल होगी। सो फाइनेंशियल सिस्टम को एफिशिएंट और स्टेबल बनाने के लिए एक वेल स्ट्रक्चर रेगुलेटरी बॉडी होना बहुत जरूरी है। उसका जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसका क्लियर होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी है उससे सप्लाई पे भी इफेक्ट पड़ता है, डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी भी इकोनॉमी की सप्लाई और डिमांड भी इफेक्ट होगी तो पूरी की पूरी इकोनॉमी इफेक्ट होती है। इसलिए जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर रेगुलेट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हमारा फोर्थ जो रेगुलेटरी मॉडल है दैट इज द सिंगल रेगुलेटर। उसके अंदर हमारे पास दो पार्ट है, इंटीग्रेटेड एजेंसी और यूनिफाइड एजेंसी। इंटीग्रेटेड एजेंसी क्या होता है, इंटीग्रेटेड एजेंसी के अंदर एक एजेंसी होती है जो रेगुलेशन संभालती है। लाइक बेसिकली हर फंक्शन के लिए हम एक अलग एंटिटी बना देते हैं। वही यूनिफाइड एंटिटी के अंदर क्या होता है, एक ही एंटिटी है, वो रेगुलेशंस भी देखती है, वो नॉर्मल बिजनेसेस भी देखती है। लाइक फाइनेंशियल अथॉरिटी इन यूके, दैट इज अ यूनिफाइड एजेंसी। लेकिन इंडिया के अंदर हमने यूनिफाइड वाला मॉडल नहीं अडॉप्ट करा। इंडिया के अंदर हमने क्या अडॉप्ट करा, इसके बाद हम वो देखते हैं। हमारा फिफ्थ मॉडल इज रिफॉर्म्स इन रेगुलेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर पहले पुराना सिस्टम फॉलो हो रहा था, लेकिन 2011-12 के अंदर हम रिफॉर्म्स लेके आए। उसके लिए हमने कमीशन सेटअप करा, जिस कमीशन का हमने नाम रखा फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। इसके अंदर हमने हमारे जो एग्जिस्टिंग रेगुलेशन अथॉरिटीज थी उनको ट्रांसफॉर्म करा। इसके लिए हमने क्या करा, हमारा जो फ्रेमवर्क था उसके अंदर पूरी एजेंसीज को 7 एजेंसीज के अंदर बाइफरकेट कर दिया, हर वर्क के लिए एक अलग आइडेंटिटी। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, यूनिफाइड के अंदर क्या होता है, एक ही एजेंसी होती है जो सब कुछ संभालती है। तो हमने इंटर यूनिफाइड सिस्टम अडॉप्ट ही नहीं करा, हमने अडॉप्ट करा इंटीग्रेटेड वाला। इसके अंदर हमने सबसे पहले मेजर 7 चेंजेस करे। 7 चेंजेस कौन से करे, सबसे पहले तो क्या करा, जो आरबीआई थी, आरबीआई एज इट इज आरबीआई ही रही, लेकिन जो उसके कुछ फंक्शंस थे उसको मॉडिफाई कर दिया गया। उसके अलावा लाइक कुछ एजेंसीज लाइक सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एफएमसी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, आईआरडीए, इंश्योरेंस रूल्स एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए, पेंशन फंड रूल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनको मर्ज करके एक हमने एक एजेंसी बना दी जिसका नाम रखा गया यूनिफाइड एजेंसी। उसके अलावा हमारे पास पहले होता था सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल, उसको हमने ट्रांसफॉर्म करके बनाया एफएसएटी, फाइनेंशियल सेक्टर एपेलेट ट्रिब्यूनल। उसके अलावा हमारे पास था एक डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता था, जिसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन के अंदर। एक हमने एक नई एजेंसी क्रिएट करी जिसका हमने नाम रखा फाइनेंशियल रिड्रेसल एजेंसी। उसके बाद हमने एक डेट मैनेजमेंट ऑफिस बनाया, और हमारा जो एग्जिस्टिंग एसएसडीसी था वो लाइक आरबीआई कंटिन्यू करता रहा, लेकिन उसके हमने कुछ फंक्शंस को या कुछ फ्रेमवर्क को हमने मॉडिफाई कर दिया। अब हम देखते हैं कि एक एक करके कि जो हमारे जी 7 एजेंसीज थी इनका काम क्या क्या है। सो फर्स्ट एजेंसीज लाइक हमने जो ऊपर देखा, आरबीआई एज इट इज ही वर्क कर रही है। आरबीआई के कुछ फंक्शंस
आरबीआई का हमने मेन 3 फंक्शन के अंदर डिवाइड कर दिया। 3 फंक्शन कौन से? पहला फंक्शन की मॉनेटरी पॉलिसी बनानी है, मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना है। सेकंड, बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर को माइक्रो प्रूडेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग, कस्टमर प्रोटेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग रेगुलेट करना है, सुपरवाइज करना है। उसके अलावा जो हमारा पेमेंट सिस्टम है उसको रेगुलेट करना है, सुपरवाइज करना है एंड इंश्योर करवाना है कि जो पेमेंट सिस्टम है वो अच्छी तरह से वर्क करता रहे। उसके बाद यूनिफाइड फाइनेंशियल एजेंसी कौन सी एजेंसी थी जिसके अंदर हमने काफी सारे फंक्शंस को, इंश्योरेंस, पेंशन फंड, सैबी को इकट्ठा करके एक एजेंसी बनाई थी, यूनिफाइड फाइनेंशियल एजेंसी। यूनिफाइड फाइनेंशियल एजेंसी का भी मेन काम वही है, कस्टमर प्रोटेक्शन लॉ एंड माइक्रो प्रोडेंशियल लॉ, सभी बैंकिंग बैंकिंग और जो बैंकिंग एंड पेमेंट्स पे हो रहा है उसका ध्यान कौन रख रहा है? आरबीआई, जो हमारा सेंट्रल बैंक है। उसके अलावा जो भी फाइनेंशियल फर्म्स है उनके ऊपर ही ध्यान कौन रख रहा है? यूनिफाइड फाइनेंशियल एजेंसी। ठीक है। इसके अंदर क्या था, इंश्योरेंस वालों पे पहले इंश्योरेंस वाले ध्यान रख रहे थे, सैबी थी जो पूरी मार्केट को कवर कर रही थी, जो लिस्टेड कंपनीज उनको कवर कर रही थी। तो इन्होंने क्या करा, इकट्ठा करके एक एजेंसी बना दी। उसका बेनिफिट क्या हुआ? एक तो काम करना इजी हो गया कि अगर सपोज एक इंश्योरेंस एजेंसी है, वो उस पे पहले आईआरडीए भी अपना ध्यान रख रहा था, सैबी वो लिस्टेड है तो सैबी भी ध्यान रख रही थी, तो एक ही काम दो बार हो रहा था। तो बट इन अब क्या हुआ, अब हमने बना दी यूनिफाइड फाइनेंशियल एजेंसी, वो एक ही बार वर्क करेगा। ठीक है। सो थर्ड वन इज, हमने देखा जो हमारे पास था पहले एसएटी, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसको हमने चेंज करा एफएसएटी के अंदर। एफएसएटी के अंदर क्या है, जो भी हम आरबीआई के अंदर या कोई आरबीआई के अगेंस्ट कंप्लेंट्स होगी, यूनिफाइड फाइनेंशियल एजेंसी की कंप्लेंट्स होगी, या एफआरए कोई भी अपने डिसीजन देगा, उसके अगेंस्ट अगर हम अपील करना चाहते हैं तो हम एफएसएटी के अंदर अपील कर सकते हैं। फोर्थ हमने देखा था रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन। रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन इज बेसिकली डीआईसीजीसी का ही फॉर्म है, जिसके अंदर क्या है, कोई भी इशू होता है तो हम उसके रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन उसको रिजोल्व करवाता है। फिफ्थ वन इज फाइनेंशियल रिड्रेसल एजेंसी। एफआरए का काम क्या है? एफआरए हमने क्या करा, एक वन स्टॉप शॉप बना दी, जहां जिसको जो भी कंप्लेंट है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग, किसी को कोई भी कंप्लेंट है, वो डायरेक्ट आके फाइनेंशियल रिड्रेसल एजेंसी के अंदर कंप्लेंट कर सकता है। एंड सपोज हमें फाइनेंशियल रिड्रेसल एजेंसी से ही कंप्लेंट हो तो हम कहाँ जाएंगे? एफएसएटी के अंदर। ठीक है। उसके बाद हमने एक नई एजेंसी और क्रिएट करी जिसका नाम रखा पब्लिक डेट मैनेजमेंट कंपनी, जिनका काम क्या था, सिर्फ डेट को मैनेज करना। उसके अलावा हम लेके आए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल का एक स्टैट्यूटरी एजेंसी है, जिसके हमने कुछ फंक्शंस को मॉडिफाई करा। मॉडिफाई करने का पर्पस क्या था कि जो रिस्क है, जो सिस्टमेटिक रिस्क है, उसको मिटिगेट करा जा सके, और जो रेगुलेशंस हैं, जो वर्किंग है, उसको डेवलप करा जा सके। तो हमने ये देखा कि इंडिया के अंदर कौन सा मॉडल फॉलो होता है। इसके बाद हम एक मॉडल डिस्कस करते हैं, हाइब्रिड मॉडल, जिसको हम ट्विन ट्विन पीक्स मॉडल भी बोलते हैं। ट्विन पीक्स मॉडल मतलब, पीक्स का मतलब होता है कि ट्विन पीक्स हम एक माउंटेन की पीक से समझते हैं, लाइक इट इज अ माउंटेन, इसकी 2 पीक्स हैं। तो ये मॉडल इस पर वर्क करता है कि 2 पीक्स होनी चाहिए, लाइक बेसिकली एक एंटिटी की जगह 2 एंटिटी पे जाओ। सो ये काइंड ऑफ की यूनिफाइड और इंटीग्रेटेड का आप बोल सकते हो इंटरमीडिएटरी मॉडल है। इसके अंदर क्या था, अ, इन्होंने क्या बोला कि एक एजेंसी होने की जगह, जो रेगुलेट कर रही है और कंडक्ट ऑफ बिजनेस को भी सुपरवाइज कर रही है, उसकी जगह आप 2 अलग अलग एजेंसीज बनाओ। उससे होगा क्या, दोनों का काम अलग रहेगा, दोनों अलग से अकाउंटेबल रहेंगी, दोनों अपना वर्क फ्रीली कर पाएंगी। इनको इनकेस कोई कंफ्लिक्ट होता है वो भी इजिली रिजोल्व हो पाएगा। जो कंज्यूमर्स हैं, सेफ्टी, कंज्यूमर्स प्रोटेक्टेड रहेंगे, इंस्टीट्यूशन सेफ रहेंगे। सो दीज वर सम बेनिफिट्स। ट्विन पक्स मॉडल के साथ साथ हम एक वैलिस कमेटी ऑस्ट्रेलिया के अंदर सेटअप हुई थी 1997 में। उन्होंने एक मॉडल रिकमेंड करा था जो काफी हद तक ट्विन पिक्स से मिलता जुलता था, और ट्विन पिक्स से मिलता जुलता था, और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने वो मॉडल अडॉप्ट भी करा था। पहले ऑस्ट्रेलिया में क्या होता था, जो सेंट्रल बैंक था वही सब कुछ रेगुलेट कर रहा था। बट जब वैलिस कमेटी आई तो उन्होंने बोला कि सेंट्रल बैंक की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रूडेंशियल रेगुलेटर तक रहनी चाहिए। उसके अलावा जो बाकी सिस्टम्स हैं, जो बाकी चीजें हैं, वो एक अलग एंटिटी सेटअप करेगी, अलग एंटिटी देखेगी। उसके अंदर उन्होंने ये जरूर कहा, जो सेंट्रल बैंक है, वो लास्ट रिजोर्ट का जो उसका फंक्शन है वो सेंट्रल बैंक ही परफॉर्म करेगा। उसके अलावा जो पेमेंट सिस्टम है वो भी सेंट्रल बैंक ही रेगुलेट करेगा। उसके अलावा जो कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस के बाकी फंक्शंस बच जाते हैं, उसके उसको रेगुलेट करने के लिए हम एक अलग एंटिटी बनाते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट ट्विन पीक मॉडल।
ट्विन पिग मॉडल एक ये बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है कि इस ट्विन पिग मॉडल आने का पर्पस क्या था। ट्विन पिग मॉडल चाहता था कि हम जो दो रेगुलेटरी एरियाज पढ़े हमने, उनमें आने वाले जो रिस्क हैं, ये ड्रॉबैक्स हैं। हम यूनिफाइड मॉडल देखते हैं तो उसके ड्रॉबैक्स हैं कि एक ही बंदा सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता, उसको मिटिगेट करने के लिए ट्विन पिग मॉडल आया था। हमने हमने जो अभी ऊपर एडवांटेजेस पढ़ी उसको हम एक बहुत जल्दी जल्दी शॉर्ट में पढ़ते हैं। सबसे पहले इस हाईलाइटेड व्हाट इज डेडिकेटेड ऑब्जेक्टिव। डेडिकेटेड ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि दो एंटिटीज अगर फॉर्म है, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है कि जो फर्स्ट एंटिटी है उसको रेगुलेट करना है बैंकिंग फंक्शंस को, सेकंड है उसको ऑनगोइंग बिजनेसेस को। सो उनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है, वो उसके अकॉर्डिंग अपना काम कर सकते हैं। सेकंड वन इज अकाउंटेबिलिटी क्लियर है, जो बिजनेसेस संभाल रहा है वो बिजनेसेस के लिए अकाउंटेबल है, जो बाकी रेगुलेटरी फंक्शन देख रहा है वो रेगुलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पुराने सिस्टम में क्या होता था कि रेगुलेशन और सुपरविजन वाला फंक्शन कई बार डोमिनेट कर रहा है, कई बार क्या है बिजनेस वाला फंक्शन डोमिनेट कर रहा है। तो जो एक्चुअल पर्पस था कि दोनों चीजें इकट्ठी वर्क करनी चाहिए, वो तो फुलफिल ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन ट्विन पिक मॉडल में क्या होगा, दोनों चीजें अलग अलग हैं, कोई भी डोमिनेट नहीं कर पाएगा, दोनों चीजें इकट्ठी वर्क करेंगी। अगला पॉइंट इज, इनकेस कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है तो वो एक्सटर्नली रिजोल्व हो जाएगा, इंटरनली नहीं रहेगा क्योंकि दो एंटिटीज ही अलग अलग हैं। एंड सिक्स पॉइंट इज, देर विल बी लेस कंसंट्रेशन ऑफ पावर। लेस कंसंट्रेशन ऑफ पावर इज की लाइक जैसे कि यूनिफाइड मॉडल में क्या होता है, एक ही एंटिटी के पास सारी की सारी पावर्स होती हैं, लेकिन ट्विन पिक मॉडल में ऐसा नहीं है क्योंकि दो एंटिटीज अलग अलग हैं तो एक के बाद ज्यादा पावर आई ही नहीं। जी पॉइंट इज रेपुटेशन एंड कंटामिनेशन। लाइक किसी कोई अपनी बात ईगो पे लेगा या जो भी है, वो होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि एंटिटीज दो अलग अलग हैं, दो अपने अपने वर्क्स पे वर्क कर रही हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर रेगुलेटरी मॉडल्स। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशंस क्या है। एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि उसके बेसिकली फीचर्स क्या हैं। सो हम वो आगे डिस्कस करते हैं। जो फाइनेंशियल रेगुलेशंस है उसके बेसिकली जो फाइनेंशियल रेगुलेशन है वो बेसिकली दो फीचर्स पे बेस्ड है। द फर्स्ट फीचर इज कस्टमर, सेकंड इज कंट्रोल। इसका मतलब है जो कि फाइनेंशियल रेगुलेशन जब भी बनाई जाती है तो माइंड में दो चीजें ध्यान में रख के बनाई जाती है, एक तो कस्टमर्स को और एक हम ध्यान में रखते हैं अपने की बैंकिंग सिस्टम पे कंट्रोल कैसे करना है। सबसे हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम फाइनेंशियल रेगुलेशन का फर्स्ट पर्पस देख रहे हैं, दैट इज द कस्टमर सर्विस। फाइनेंशियल रेगुलेशन का लाने का सबसे पहला पर्पस क्या था कि कस्टमर्स को अच्छे से सर्व किया जा सके। उसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटेक्ट कस्टमर्स। कल हमने नीड फॉर रेगुलेशंस में ये देखा था कि बैंक्स आर टू बिग टू फॉल। टू बिग टू फॉल का मतलब कि बैंक्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, अगर वो फेल होते हैं तो काफी बड़े लेवल पे इफेक्ट आता है, नॉट जस्ट एंटिटी बट काफी चीजें इफेक्ट होती है। जैसे 2008 के अंदर जो क्रैश हुआ था वो एक बैंक के फेलियर के ऊपर ही क्रैश था। ठीक है, तो बैंक के अंदर काफी लोगों का पैसा लगा है। बैंक्स के जो ऑपरेशन है वो इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड इन एन इकोनॉमी, आउटसाइड द इकोनॉमी, ग्लोबली, इंटरनेशनली, जैसा भी आप बोल सकते हो। तो अगर एक उसका पार्ट इफेक्ट होता है पूरी की पूरी इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। इसीलिए बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर रेगुलेशंस का लाना बहुत जरूरी था। जो बैंकिंग रेगुलेशंस है उनका पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करना। अगर बैंक साउंड वर्क कर रहे हैं तो बैंक खुद को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कस्टमर्स को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड साथ साथ जो डिपॉजिटर्स हैं उनको भी हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बैंक स्टेबल हैं, हम अपनी इकोनॉमी को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहेगी। जो बैंकिंग है, बैंक्स होते हैं, इनके अंदर लोगों का पैसा होने के कारण क्या होता है कि बैंकिंग रेगुलेशन आर मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब लोगों का पैसा, लोगों का इंटरेस्ट है उस चीज के अंदर। तो नुकसान किसको होने वाला है, लोगों को। और जहां लोग होते हैं वहां गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी तो वो रेगुलेशन लेके ही आएगी। इसलिए रेगुलेशन बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल हमने कवर करी है बैंकिंग रेगुलेशंस की, टू प्रोटेक्ट कस्टमर, जिसके अंदर हमने ये देखा कि एक तो जब हम बैंक एज कस्टमर से डिपॉजिट ले रहे हैं या उसको लोन दे रहा है तो सारी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। लाइक अगर लोन दे रहा है तो इंटरेस्ट रेट क्लियर होना चाहिए, ये नहीं है कि बताया कुछ और जाता है, चार्ज कुछ और करा जाए। सेकंड इज सबके साथ इक्वली ट्रीट किया जाए। थर्ड, सिर्फ ये ना हो कि प्रेफरेंशियल सेक्टर को ही लोन दिया जाए, जो नॉन प्रेफरेंशियल सेक्टर है लाइक स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरिस्ट, उन तक भी लोन पहुंचाया जाए। उसके अलावा मैंने अपना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक डिपॉजिटर, एक कस्टमर बैंक को देके जाता है, उसकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को भी बैंक की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉन्फिडेंशियल रहे, एक्सेट्रा। सो दिस वाज फर्स्ट पर्पस कि टू प्रोटेक्ट दिस कस्टमर। सेकंड इज प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स। ये हमने प्रोटेक्शन ऑफ कस्टमर के साथ ही कवर कर लिया। इसके अंदर सिर्फ वही है कि फंड डिपॉजिटर्स एक तो बैंक में अपना पैसा देते हैं,
बैंक को अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं। सो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आप को ज़्यादा रिस्क में एक्सपोज ना करे, और अगर इनकेस उस रिस्क को एक्सपोज कर चुका है वो, तो उसके लिए सेफ्टी मेजर्स ले, उस रिस्क को मिटिगेट करें ताकि डिपॉजिटर्स का पैसा प्रोटेक्ट किया जा सके। सो थर्ड पॉइंट इज फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर बिजनेस ग्रोथ। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर बिजनेस ग्रोथ में क्या है, जो बैंक्स हैं, हमने कल पढ़ा था कि एक बिजनेसमैन है वो बैंक के बिना वर्क नहीं कर सकता। रीजन बीइंग, हम बहुत सारी ट्रांजेक्शन है बैंक के थ्रू करते हैं, तो अगर बैंक्स ही प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे तो बिजनेसेस भी वर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए बैंक्स जो रेगुलेशंस आई, उनका पर्पस ये भी था कि पेमेंट सिस्टम भी अच्छे से वर्क करता रहे ताकि बिजनेसेस भी ग्रो करते रहे। उसके अलावा आरबीआई था, आरबीआई जो हमारा रेगुलेटर है, उसने क्या करा, उसने डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल फंक्शंस भी करे, जो उसके नॉर्मल फंक्शंस का पार्ट नहीं आता। नॉर्मल फंक्शंस का पार्ट तो क्या है कि जो बैंकिंग सिस्टम चल रहा है उसको सिर्फ उसने रेगुलेट करना है। लेकिन इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी था, इसलिए उसको अपने डेवलपमेंटल और प्रमोशनल फंक्शंस भी साथ साथ में परफॉर्म करे। इसके अंदर सबसे बड़ी जो एग्जांपल आती है वो आती है रूरल बैंक्स की। तो हुआ क्या था, कमर्शियल बैंक से वो रूरल एरियाज में जाने के लिए रेडी नहीं थे। रीजन भी वहाँ कस्टमर्स नहीं है, कस्टमर्स नहीं है, बैंक को प्रॉफिट नहीं होगा। जो प्राइवेट बैंक से पब्लिक सेक्टर बैंक से वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो वो रूरल बैंक्स को अवॉइड कर रहे थे, रूरल एरियाज को अवॉइड कर रहे थे। तो आरबीआई आया, उसने जो अपना फोकस था एग्रीकल्चर की तरफ डाला, रूरल बैंक्स लेके आए ताकि रूरल एरियाज के अंदर भी सेविंग्स को प्रमोट किया जा सके। सेविंग्स प्रमोट होगी, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। उसके अलावा आरबीआई ने नबार्ड सेटअप करा, जो पहले एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होता था, आज उसका नाम नबार्ड है। नबार्ड सेटअप करा ताकि जो मनी लैंडर्स है, जो आड़ती हैं, जिसको हम नॉर्मल भाषा में आड़ती बोलते हैं, उनको एलिमिनेट करा जा सके, रूरल एरियाज को डेवलप करा जा सके। उसके अलावा जो आरबीआई है, उसने काफी इंस्टीट्यूशन सेटअप करे, जिसके अंदर एक यूटीआई आता है जो म्यूचुअल फंड इशू कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आईडीबीआई बैंक सेटअप करा, नबार्ड सेटअप करा, रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेटअप करा, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन सेटअप करा, ताकि कुछ और सेक्टर्स जो आरबीआई के प्रीव्यू में नहीं है, जो बैंकिंग के प्रीव्यू में नहीं है, बट उन्हें भी डेवलप करा जा सके, लाइक म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। सो फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करने के लिए हम रेगुलेशंस लेके आए थे। इससे इसलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं, व्हीकल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है कि मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड करता है कि जो भी पैसा, या लाइक बजट है, बजट हम बेसिकली बजट की एग्जांपल लेते हैं। बजट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी कि कौन सा पैसा कहाँ कहाँ लगेगा, कैसे कैसे लगेगा। अगर किसी जैसे लाइक फार्मर्स को ग्रांट दी जाती है, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है, उनके बैंक्स के अंदर डिपॉजिट किया जाता है पैसा, वो किस तरह से जाएगा, बैंकिंग सिस्टम किस तरह से ऑपरेट करेगा, उसके लिए हम रेगुलेशंस लाए। उसके उसके करके हम बैंक्स को रेगुलेट करना भी बहुत जरूरी हुआ, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो पैसा फार्मर के अकाउंट में जाना चाहिए, जो पैसा स्टूडेंट के अकाउंट में जाना चाहिए ताकि वो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कर सके, वो पैसा कहीं और यूटिलाइज हो जाए या कहीं और चला जाए। सो उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर काफी चीजें होती हैं, लाइक इन्फ्लेशन रेट हमने कंट्रोल करना है। अगर हमने इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल करना है तो हम बैंक के इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर नीचे करते हैं। बैंक के इंटरेस्ट रेट जब ऊपर होंगे इन्फ्लेशन कम होगा, बैंक रेट्स के जब इंटरेस्ट रेट नीचे होंगे तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आएगा। सो अगर मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है कि यार इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हाई चल रहा है, तो हम बैंक रेट्स हाई कर देते हैं। बैंक रेट्स हाई करेगा कौन? आरबीआई। आरबीआई इज द रेगुलेटर। सो इट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ रेगुलेटर कि उसको अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हमें आरबीआई की जरूरत है। आरबीआई बेसिकली रेगुलेटर की जरूरत है, उसके बिना हम इकोनॉमी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो नहीं कर सकते। उसके अलावा इंटरेस्ट रेट के अलावा देर आर ऑल्सो सम इंस्ट्रूमेंट्स टू implement monetary policy, that is open market operation, reserve requirement जो हमने एसएलआर सीआरआर देखा, etc. इस these methods are used like interest rates, open market operation to curb money supply. मनी सप्लाई कब होगी तो इन्फ्लेशन कब होगी, और इन सबसे पूरी इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट आता है। सो इट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ आर आरबीआई। सो हमने यहाँ 4 पॉइंट कवर करे। 4 पॉइंट किस चीज के? हम एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशन की, फाइनेंशियल रेगुलेशन का ध्यान बनाते वक्त हम क्या क्या चीजें ध्यान में रख रहे थे। उसके अंदर सबसे पहले हमने 2 पॉइंट्स में डिवाइड करा। फर्स्ट वन वाज कस्टमर, सेकंड वाज कंट्रोल। कस्टमर के अंदर हमने 4 पॉइंट देखे कि हम अपने कस्टमर को प्रोटेक्ट करेंगे, डिपॉजिटर को प्रोटेक्ट करेंगे। थर्ड इज कि हम अपनी इकोनॉमी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए। फोर्थ पॉइंट वाज मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करवाएंगे। हम अब नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं, कस्टमर वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं कंट्रोल। कंट्रोल के अंदर सबसे पहला आता है पेमेंट सेटलमेंट।
सो देखो, जैसे कि आजकल हम यूज कर रहे हैं यूपीआई, दबा के यूज करते हैं यूपीआई। यूपीआई यूज करने के करके क्या, देर आर हमारे डेली की बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन है। आप भी अगर आप डेली लाइफ के अंदर कुछ सामान लेने गए, आपने यूपीआई से पेमेंट करी, अगर वो यूपीआई पेमेंट नहीं होती है, वी वर लाइक यार क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। यू इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन हैं, बट यूपीआई फेलियर बहुत कम होता है, बहुत रेयर चांसेस में होता है। वो उस लेवल के ऊपर बैंकिंग ट्रांजेक्शन को मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। वो मेंटेन हो क्यों पाया, क्योंकि हम एक इफेक्टिव सिस्टम बना पाए, पेमेंट और सेटलमेंट का रिबोस सिस्टम बना पाए। अगर वो सिस्टम नहीं है तो हमारे बिजनेसेस नहीं वर्क करेंगे। नेशनल इकोनॉमी लाइक, हम एक बिजनेस की एग्जांपल लेते हैं। एक बिजनेस है जिसने अपने डाटा से पेमेंट लेनी है, क्रेडिटर्स को पेमेंट देनी है, अगर उसका पेमेंट सिस्टम ही वीक है, ना वो सामान मंगवा सकता, ना वो सामान बेच सकता, ना उसको पेमेंट आने वाली है, उससे क्या होगा, उसका बिजनेस इफेक्ट होगा। अब इसी चीज को हम अगर नेशनल लेवल पे देखते हैं, ये तो हमने एक बिजनेसमैन की एग्जांपल ली, अगर मल्टीपल लोगों के साथ हो रहा है तो हमारी नेशनल इकोनॉमी पे कितना इफेक्ट आएगा। सो जो रेगुलेशन जब हम बना रहे थे, तो हमने ये माइंड में रखा कि हमने जो अपनी पेमेंट और सेटलमेंट मेथड है उस पर कंट्रोल रखना है, उसको इफेक्टिव बनाना है, ताकि एटलीस्ट पेमेंट और सेटलमेंट के बेस के करके हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट ना आए, जो हमने यूपीआई के थ्रू काफी हद तक अचीव भी कर लिया है। और होता भी क्या है, सपोज आप एक बैंक की एग्जांपल लेते हैं, आप पेमेंट करते हो, उससे रेगुलेट वो फेल हो जाती है, रेगुलरली फेल हो रही है वो, तो आप भी उस बैंक को प्रेफर नहीं करोगे। आप कहोगे यार कि यार मैंने तो पेमेंट करनी होती है, बट सर्वर ही नहीं वर्क करता, पेमेंट ही फेल हो जाती है, तो आप किसी और बैंक पे मूव कर जाओगे। ठीक है। तो उस चीज को भी रोकने के लिए जो पेमेंट सिस्टम है, वो बैंक अपना मजबूत बना के रखते हैं कि कस्टमर हमसे जुड़ा रहे, कस्टमर का हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है। उसके अलावा जो रेगुलेटर या आरबीआई कंट्रोल करना चाहती थी रेगुलेशंस के थ्रू, दैट वाज द मार्केट स्टेबिलिटी। मार्केट स्टेबिलिटी वही कि मार्केट बेसिकली यहाँ कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स का बैंकिंग सिस्टम के ऊपर कॉन्फिडेंस बना रहे, ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस जो बैंक कर रहा है वो फेयर हो, वो इलीगल वर्क्स ना करे, कोई बैंक फेलियर्स ना हो, सिस्टमेटिक रिस्क, ऐसे रिस्क जिनको कंट्रोल किया जा सकता है उनको हम कंट्रोल करें, ताकि हम फाइनेंशियल और मॉनेटरी स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर सकें। उसके अलावा बैंक्स हैं, वो डिपॉजिट्स अकाउंट रेगुलरली प्रोवाइड करते रहे, ताकि हम ताकि कस्टमर का जो बेसिक कस्टमर कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है, अगर कस्टमर का कॉन्फिडेंस एक बैंक पे मेंटेन है तो वो बैंक मार्केट में स्टेबल रहेगा। अगर वहीं अगर एक कस्टमर का कॉन्फिडेंस हिल जाता है, बैंक मार्केट में स्टेबल रह ही नहीं सकता। ठीक है। उसके उसके लिए हमने ऊपर उसके लिए जो आरबीआई है, वो बैंकर्स का भी बैंक की तरह वर्क करता है। बैंकर्स का बैंक मतलब बैंकर्स के पास एक्स्ट्रा पैसा है, आरबीआई के पास डिपॉजिट करवा सकते हैं, आरबीआई उन्हें इंटरेस्ट देता है। बैंक्स को इमीडिएट पैसा चाहिए, बैंक्स अपनी कुछ सिक्योरिटीज लैंड कर सकते हैं, अपनी सिक्योरिटीज गिरवी रख सकते हैं, आरबीआई से पैसा उठा सकते हैं नीड के अंदर। सपोज कोई भी उन्हें नीड पड़ गई है, जैसे लिक्विडिटी क्रंच आ गया, लिक्विडिटी खत्म हो गई है, उन्हें पैसा लिक्विड चाहिए, आरबीआई के पास अपनी सिक्योरिटीज रखो, उनसे पैसा अपना लैंड कर लो। ठीक है। थर्ड थर्ड इस आरबीआई को बोला जाता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट मतलब गंदे लग गए हैं, कौन बचा सकता है, आरबीआई। कहीं से कोई हाथ नहीं पकड़ा रहा, कहीं से कोई हेल्प नहीं हो रही, कहीं से कुछ नहीं हो सकता, आपका साथ कौन देगा, आरबीआई। सो जो आरबीआई है वो बैंकर्स के बैंक की तरह वर्क करता है। वो ये फंक्शन परफॉर्म ही इसलिए करता है ताकि बैंक फेलियर्स होने से बचाया जा सके। बैंक फेलियर्स होने से बचेंगे, इकोनॉमी स्टेबल, कस्टमर्स खुश रहेंगे, कस्टमर्स का पैसा सेफ रहेगा, कस्टमर्स का पैसा सेफ रहेगा, इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, इकोनॉमी स्टेबल रहेगी। ओके। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइट फाइनेंशियल क्राइम। जब हम रेगुलेशंस बना रहे थे, हमारे माइंड में ये भी था कि हमें फाइनेंशियल क्राइम से बचना है। फाइनेंशियल क्राइम की सबसे बड़ी एग्जांपल होती है मनी लॉन्ड्रिंग अवॉइड करना। मनी लॉन्ड्रिंग अवॉइड करने से पहले हमें समझा मनी लॉन्ड्रिंग होती है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब कोई भी ऐसा पैसा जिसका सोर्स अननोन है, जिसका सोर्स अननोन है या इलीगल है, या जिसको डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा, बट उस मनी को ऐसे प्रेजेंट करा जा रहा है दैट कि ये मनी लीगल है, ताकि हम उस पर या तो टैक्स बचा सकें, या उसके जो एक्चुअल सोर्स ऑफ फंड है वो इलीगल है, उसको छुपा सकें। दैट इज कॉल्ड द मनी लॉन्ड्रिंग। जब ये पैसा बैंकिंग सिस्टम के थ्रू बार बार मूव किया जाता है, दैट इज ब्लैक मनी, अपने आप व्हाइट में कन्वर्ट हो जाती है। इस चीज को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर इस चीज को हम नहीं रोकते तो गवर्नमेंट को तो टैक्स लॉस बहुत होगा, इलीगल एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फर्क आएगा। एंड सपोज एक बिजनेस है जो एक अपना काम कर रहा है बहुत ही लेजिटिमेट तरीके से, बट एक बिजनेस है जो गलत काम करके ब्लैक मनी कमा रहा है, तो अगर
जो बंदा ब्लैक मनी कमा रहा है उसका पैसा वाइट हो जाता है, उसकी मनी लॉन्डर हो जाती है। तो जो बंदा लेजिटिमेट बिजनेस कर रहा है, सब कुछ सही से काम कर रहा है, उसके साथ तो अनजस्टिस है। तो इस चीज को रोकने के लिए भी हमें रेगुलेशंस लानी बहुत जरूरी थी। हालांकि इस चीज को रोकने के लिए ग्लोबल लेवल पे काफी सारी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, उन काफी उन्होंने लॉज बनाए हैं, रेगुलेशंस बनाई हैं। इंडिया के अंदर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया इस चीज को रोकने के लिए, ताकि बैंकिंग चैनल्स का यूज एटलीस्ट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ना करा जाए। सो ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना एज ए इकोनॉमी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमी का काफी सारा पैसा अगर लॉन्ड्रिंग के थ्रू आ रहा है तो इकोनॉमी डेवलप नहीं कर सकती, इकोनॉमी को बहुत नुकसान होगा। ठीक है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल सिस्टम। एफिशिएंट फाइनेंशियल सिस्टम मतलब जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो अपने पास जितने रिसोर्सेज है उनका एडिक्वेटली यूज करे, अब इनोवेशन लाए, नए डिजाइन लाए, नए प्रोडक्ट लाए, नए सर्विसेज लाए, ताकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इंप्रूव किया जा सके। वहीं कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब, सपोज दो बैंक्स हैं, लाइक हम एक एग्जांपल लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक से एग्जांपल ले रहे हैं, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई। एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई दो बैंक्स हैं, दोनों का मोटिव क्या है कि हमें कस्टमर्स इंक्रीज करना है, अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है। दोनों के बीच में कंपटीशन है। अगर तो ये कंपटीशन हेल्दी है, हेल्दी कंपटीशन का मतलब कि कुछ भी गलत चीजें नहीं की जा रही हैं, सिर्फ अपनी सर्विसेज के थ्रू, अपने प्रोडक्ट के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है, तब तो ये हेल्दी कंपटीशन है। जो हेल्दी कंपटीशन जीतेगा उसके पास ज्यादा कस्टमर्स आएंगे। बट हम ये रेगुलेशंस भी लेके आए कि जो ये कंपटीशन है वो अनहेल्दी ना हो जाए। अनहेल्दी का मतलब कि कोई भी एंटिटी अनलॉफुल प्रैक्टिसेस ना यूज करने लग जाए कॉम्पिटिशन्स में जीतने के लिए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जो कंपनी लेस्टिमेट तरीके से बिजनेस कर रही है उसके साथ अनजस्टिस होगा, एंड जो कंपनी कर ही लीगल तरीके से काम रही है वो है ही गलत। ओके। इसके लिए हम एंट्री बैरियर्स और एग्जिट बैरियर्स भी लेके आए। एंट्री बैरियर्स की, अगर आपको एंटर करना है बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर तो आपको आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा। दैट इज एंट्री बैरियर, कि अगर आप उस बिजनेस में एंटर करना चाहते हो तो उसके लिए पहले क्या क्या बैरियर्स हैं। एग्जिट बैरियर, अगर आप वहां से एग्जिट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या बैरियर्स हैं। लाने का रीजन सिर्फ वो सिंपल बैंकिंग रेगुलेशंस को, बैंकिंग को स्ट्रीमलाइन करना, बैंकिंग के अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके आना। फिफ्थ पॉइंट इज क्रेडिट एलोकेशन। क्रेडिट एलोकेशन हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं, तो बहुत छोटे में शॉर्ट में बता देता हूँ। क्रेडिट एलोकेशन इज की देर आर two companies, two sectors, फेवरेबल सेक्टर, अनफेवरेबल सेक्टर। फेवरेबल सेक्टर फॉर बैंकिंग इज दैट सेक्टर जो उनको पैसा कमा के देता है, जो उनको प्रॉफिट देता है, जो उनको अच्छा इंटरेस्ट देता है। अनफेवरेबल सेक्टर इज ऐसा सेक्टर जो इकोनॉमी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज बैंक का बहुत फेवरेबल सेक्टर है, फेवरेबल सेक्टर है, बैंक उन्हें लोन देने में ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है, रेगुलरली इंटरेस्ट आता है। वही अनफेवरेबल सेक्टर के अंदर सबसे बड़ी एग्जांपल हम लेके चलते हैं, दैट इज ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स को जब हम लोन देते हैं, इंटरेस्ट छोड़ो, रीपेमेंट आने तक की कई बार पॉसिबिलिटी नहीं होती। बट जो ये सेक्टर है, रूरल सेक्टर है, माइग्रेंट्स होते हैं या रेडी वाले होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं, इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट इन लोगों से मिलके बना है। इंडिया को हम रूरल कंट्री भी बोलते हैं क्योंकि काफी सारी पॉपुलेशन फार्मिंग पे बेस्ड है, रूरल एरियाज में रहती है। सो अगर क्रेडिट एलोकेशन है जो सिर्फ अगर फेवरेबल सेक्टर को दिया जाएगा तो जो ये अनफेवरेबल सेक्टर है खुद को डेवलप ही नहीं कर पाएगा। जब हम रेगुलेशंस ला रहे थे तो आरबीआई ने, रेगुलेटर्स जो हमारे रेगुलेटर्स थे, आरबीआई की एग्जाम, आरबीआई ही लेंगे नाम, आरबीआई ने ये तक ध्यान में रखा कि जो क्रेडिट एलोकेशन है वो फेवरेबल सेक्टर्स के साथ साथ अनफेवरेबल सेक्टर्स तक भी पहुंचे, ताकि फेवरेबल सेक्टर भी अपनी डेवलपमेंट कर पाए और अनफेवरेबल सेक्टर भी अपनी डेवलपमेंट कर पाए, कहीं पीछे ना रह जाए। ये 5 पॉइंट्स है जो हमने देखे जब रेगुलेशंस बना रहे थे, तो कंट्रोल करने के पर्पज से हमारे रेगुलेटर्स के माइंड में थी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सो सबसे पहले हमने आज जो शुरू करा वो आज का टॉपिक हमने शुरू करा था बेसिक प्रिंसिपल से, इंस्ट्रूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, हाँ, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बैंक रेगुलेशन से, जिसके अंदर हमने तीन प्रिंसिपल्स पढ़े। दैट वाज मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, सुपरवाइजरी रिव्यू, मार्केट डिसिप्लिन। उसके बाद हम मूव हुए इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस के ऊपर, कि किस किस तरह जो रेगुलेशंस है वो किस किस तरह से इंप्लीमेंट की जा सकती हैं, जिससे हमने देखा कि कैपिटल रिक्वायरमेंट, रिजर्व रिक्वायरमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड
लास्ट वन एंड फोर्थ वन वाज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद हम आए रोल ऑफ रेगुलेटर्स पे, जिसके अंदर सबसे पहले हमने उसके बेसिक रूल्स देखे। स्टैंडर्ड सेट करो, स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करो, एनफोर्स करने के बाद जो एक सिस्टम बने उसको सुपरवाइज करो, और अगर उसमें कुछ कमी दिखती है तो उसको कंट्रोल कर लो। फोर्थ की उसका मार्केट को डेवलप करो। उसके बाद हम मूव हुए यूनिवर्सल फंक्शंस पे। जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं उनके यूनिवर्सल फंक्शंस क्या हैं, हमने 10 पॉइंट उसके देखे। उसके बाद हम मूव हुए रेगुलेटरी मॉडल्स पे, कि जो रेगुलेशन है वो किन किन मॉडल्स पे बेस हो सकती हैं। उसके अंदर हमने कवर किया रेगुलेशन बाय ऑब्जेक्टिव, कि था ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे रेगुलेट करना, फंक्शनल रेगुलेशन फंक्शंस के बेसिस पे रेगुलेट करना। थर्ड वाज इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन, की जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है एक एंटिटी का या जो बैंक का, उसको कंट्रोल करना। फिर हमारे सिंगल रेगुलेटर, जिसके अंदर हमने देखा कि इंटीग्रेटेड रेगुलेटर और इंटीग्रेटेड एंटिटी एंटिटी और यूनिफाइड एंटिटी क्या होती है। फिर हमारे रिफॉर्म्स इन रेगुलेशन इन इंडिया के अंदर, कि जो इन मॉडल्स के बेसिस पे हमने इंडिया के अंदर क्या रेगुलेशन लाइक क्या रेगुलेशन हम यूज कर रहे हैं। पहले सिस्टम पुराना था, उसके अंदर क्या रिफॉर्म्स है। हमने सेवन एजेंसीज के अंदर अपने पूरे रेगुलेशन सिस्टम को डिवाइड करा। फिर हमने देखा हर एक सेवन एजेंसीज में से हर एक एजेंसीज का काम क्या क्या था। उसके बाद हम मूव हुए हाइब्रिड मॉडल पे, जिसमें हमने एक मॉडल स्टडी करा जिसका नाम था ट्विन पीक्स, जिसके अंदर हमने ये देखा कि एक एंटिटी होने की जगह यहाँ दो एंटिटीज होनी चाहिए, जो दोनों अपना अलग अलग काम अलग अलग तरीके से परफॉर्म कर सके। उसके बाद हम आए एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशंस की फीच। जब हम फाइनेंशियल रेगुलेशंस बना रहे थे तो हमारे माइंड में क्या क्या था, हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा। कि हम जब बना रहे थे तो हम एक कस्टमर पर्सपेक्टिव देख रहे थे और एक कंट्रोल पर्सपेक्टिव देख रहे थे। कस्टमर पर्सपेक्टिव में हमारे पास क्या क्या था, कि हमने अपने कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करना है, हमने अपने डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करना है, हमने फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि बिजनेस ग्रोथ हो। उसके अलावा हम मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकें। और कंट्रोल पर्सपेक्टिव से हमने ये देखा कि जो पेमेंट एंड सेटलमेंट का सिस्टम है वो अच्छे से वर्क करे, मार्केट स्टेबल रहे, जो फाइनेंशियल क्राइम है उसको हम उससे लड़ सकें, मनी लॉन्ड्रिंग कम से कम हो, एंड देयर शुड बी एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल सिस्टम, एंड द लास्ट वन वाज क्रेडिट एलोकेशन। सो आज हमने ये देखा। कल हम देखेंगे कि रेगुलेटर्स इंडिया के अंदर कौन से रेगुलेटर्स वर्क करते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।